स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जानेंगे कि भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। ठीक है, कल तो क्लास की शुरू की जाती है। तो पहली बात, रॉबर्ट क्लाइव, जिसे लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जाने जाते हैं, 1757 से 60 और 1765 से 1767 के बीच ये रहे। तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने किससे की थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किस गवर्नर के समय हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर बने। ठीक है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिली? तो 1765 ईस्वी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 किन दो शासकों से की थी? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब 1765 ईस्वी में। ठीक है, किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन गए? तो इलाहाबाद की संधि। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव 1765 ईस्वी में किया। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी? तो के एम पन्नीकर ने इसे डाकू राज की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह 1766 ईस्वी का क्या कारण था? तो दोहरा भत्ता समाप्त करना इसका प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट बात कर ले तो रॉबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? तो हेनरी बेरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी एवं कार्टियल 1769 से 72 ईस्वी के बीच में ये दोनों बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। आगे बात कर ले हम लोग, क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति किसने कहा? तो अर्ल ऑफ चेथम ने। किसने कहा? तो अर्ल ऑफ चेथम ने। हमारे टापू ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बेहतर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले ने यह सारी बातें क्लाइव के बारे में बताई थी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया? लॉर्ड क्लाइव तो बंगाल का पहला गवर्नर बना और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत भी वारेन हेस्टिंग द्वारा ही किया गया। ठीक है, आगे देख ले हम लोग तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने ही किया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय कोष का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया? तो कलकत्ता कर दिया गया। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग, राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स ने कौन सा नियम अपनाया? तो परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन किसने नियुक्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने ही नियुक्त किया। नेक्स्ट बात कर ले, राय रायन के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राजा राजबल्लभ। बहुत इंपॉर्टेंट, राय रायन के पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति राजा राजबल्लभ था। ठीक है, आगे बात कर ले, व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग वारेन हेस्टिंग ने किया। बनारस की संधि 1773 एवं फैजाबाद की संधि वारेन हेस्टिंग ने किसके साथ किया? तो अवध के नवाब के साथ किया। ठीक है, अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बनारस की संधि एवं फैजाबाद की संधि जो किया गया अवध के नवाब के साथ, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा करना। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, किस गवर्नर जनरल के समय से हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के समय ही हुआ। वारेन हेस्टिंग के संदिग्ध एवं निंदनीय कार्य क्या थे? तो वारेन हेस्टिंग के संदिग्ध एवं निंदनीय कार्य थे नंद कुमार पर मुकदमा एवं फांसी, अवध की बेगमों की घटना, राजा चेत सिंह की घटना, रुहेला युद्ध 1774 और रामपुर के नवाब की घटना।
आगे बात कर लेते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग ने ही शुरुआत किया। पिछली क्लास में हमने बताया था भारत में शिक्षा के विकास के बारे में, तो उसमें प्रथम मदरसा के बारे में बताया, वारेन हेस्टिंग ने ही प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 15 फरवरी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 1775 के बीच। सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस या घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से ही यह सारी बातें संबंधित है। अब महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग किसने लगाया था? तो बर्क ने लगाया था। किसने लगाया था? तो बर्क ने लगाया था। आगे बात कर ले, सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय लागू किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के समय ही लागू किया गया। सर जॉन मैकफरसन 1785 से 1786 के मध्य अस्थायी गवर्नर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट बात कर ले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। पहला कार्यकाल इनका 1786 1793 और दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में द्वितीय कार्यकाल रहा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मुख्य तथ्य जाने। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया गया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? तो कॉर्नवालिस ने उन अधिकारियों को बाध्य किया। बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही। बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 से 1782। नेक्स्ट बात कर ले, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही यह प्रारंभ हुआ। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। नेक्स्ट बात करें तो भारत में सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के संस्थापक थे। आगे बात कर ले, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो अस्थायी लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हुई। कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसने कहा? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की? तो कॉर्नवालिस कोड के नाम से। ठीक है, 1793 ईस्वी। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो शक्तियों के पृथक्करण। जिले में थाना की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया। हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉन शोर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेजली का। ये कब से कब तक? 1798 से 1805 ईस्वी इनका कार्यकाल था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का सूत्रपात किया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं तंजौर का विलय लॉर्ड वेलेजली ने कब किया? तो तंजौर का जो विलय था वो 1799 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 1799 ईस्वी में वेलेजली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्सिया, कहाँ? ईरान के शाह के दरबार में भेजा था। तो मेहदी अली खां को। किसे भेजा? तो मेहदी अली खां को वेलेजली ने पर्सिया के शाह के दरबार में भेजा था 1799 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, सूरत का विलय वेलेजली ने कब किया? तो 1800 ईस्वी में सूरत का विलय किया। लॉर्ड वेलेजली ने कर्नाटक का विलय अंग्रेजी शासन में कब किया? तो 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का क्रियान्वयन किया। कब से कब तक ये रहा? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक। नेक्स्ट बात कर ले वेलेजली की सहायक संधि। नेक्स्ट बात करें वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद। कब किया? तो 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें
तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 1802 ईस्वी की बसीन की संधि। कौन सी संधि? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ? अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड, मराठा की प्रथम सहायक संधि थी यह। ठीक है, अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, वो सभी जगह अपना अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि के द्वारा सभी राज्यों को अपने में मिलाने के प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट बात कर ले लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में सत्य कथन क्या सब है? तो पहली ये है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ये सही जवाब है, ये दोनों तो सही कथन है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले किसने किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। ठीक है, डुप्ले ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत किया था। नेक्स्ट बात करें सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा है कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ले ली है। तो ये बातें सर थॉमस रो ने की। किसने कही? सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो ने ये बात कही कि भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ली है। ये सब बेच के सुरक्षा, अपने राज्य को सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों से सहायता ली है। ये बातें सर थॉमस मुनरो ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्ति को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया। यह किसका कथन था? लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि हमारी नीति भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है, कि उनके पास कोई भी शक्ति अब बची नहीं रह गई है। अब बात कर ले हम लोग सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य तथा उनका वर्ष। हैदराबाद कब स्वीकार करता है? 1798 ईस्वी। मैसूर हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में। पेशवा कब करते हैं? 1802 में। बरार के भोसले कब करते हैं? 1803 में। सिंधिया 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते। इसके बाद जोधपुर भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, जयपुर भी, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, ये सभी राज्य सहायक संधि पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। ये बात पहले भी हो चुकी थी कि भारत में नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को बहुत आगे तक बढ़ावा दे रहे थे, जिससे नेपोलियन भारत पे आक्रमण नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हम किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो सर जॉन बार्लो की बात कर लेते हैं। 1805 से 1807 ईस्वी तक ये रहे 2 वर्ष। कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है कि बेल्लोर में सिपाही विद्रोह सर जॉन बार्लो के समय ही हुआ और एक अहसेब की नीति का यह समर्थक था। ठीक है, इनके बारे में इतना ही, ये काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। ये कब से कब तक रहे हैं? 1807 से 1813। इनके बारे में प्रमुख तथ्य: देशी राज्यों के मामले में तटस्थता की नीति का पालन इन्होंने किया, भारत की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट बात, चार्ल्स मेटकॉफ को राजदूत बनाकर लाहौर रणजीत सिंह के पास भेजा। किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट बात इनके बारे में, मेटकॉफ की मध्यस्थता से रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को मेटकॉफ
की मध्यस्थता के कारण रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच हुई। नेक्स्ट बात करें, लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिस्टन को अफगानिस्तान राजदूत बना के भेजा। लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिस्टन को अफगानिस्तान में राजदूत बना के भेजा। ठीक है, ये सारी इनके कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य है। एक और बात, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में भारत में आया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार्टर एक्ट जो 1813 का आया किसके काल में आया, तो लॉर्ड मिंटो के प्रथम के काल में ये आया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मार्क्विस लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, जो 1813 से 1823 ईस्वी तक रहे, 10 सालों तक। इनके समय में क्या सब हुआ, तो इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। ये कब हुआ, 1813 से 23 के बीच में ये समय में हुआ था, ये थे। ठीक है, इन्होंने संगोली की संधि कब करवाई, तो 1816 ईस्वी में। किस वर्ष सिक्किम के शासक चौग्याल से एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बना लिया, तो इन्होंने 1817 ईस्वी में चौग्याल से एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बना लेते हैं। ठीक है, इनके द्वारा पूना की संधि जो 13 जून 1817 ईस्वी को हुआ, किस संघ को समाप्त किया था, मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया था। इनके समय की एक पठान सरदार आमिर खान ने चार्ल्स मेटकोप के साथ किस वर्ष संधि कर ली, तो 1817 ईस्वी में संधि कर ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने किसके साथ की, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने दौलत राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की। कब की, तो 5 नवंबर 1817 ईस्वी को दौलत राव सिंधिया के साथ लॉर्ड हेस्टिंग ने ग्वालियर की संधि की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की, तो चार्ल्स मेटकॉप ने की थी, लॉर्ड हेस्टिंग के काल के समय ही। फिर नेक्स्ट बात कर लें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नेक्स्ट बात कर लें, पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो 1818 ईस्वी में। पिंडारियों को सुनहरा झंडा किसने प्रदान किया, तो मल्हार राव होलकर ने। किसने किया, मल्हार राव होलकर ने। नेक्स्ट बात कर लेंगे, किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने। नेक्स्ट बात कर लेंगे, किसको मराठा का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया था, तो पिंडारियों को। ठीक है, किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी, तो मेलकम ने इन्हें शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट बात कर ले, 1822 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय में आया, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार थॉमस मुनरो ने दिया था। एक भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर ले, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय में हुआ, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आया। और विचार किसने दिया, तो विचार थॉमस मुनरो ने दिया। 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार थॉमस मुनरो ने दिया और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र में शुरू हुआ, तो मद्रास में। कहाँ शुरू हुआ, तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय से प्रारंभ हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही महलवाड़ी व्यवस्था भी प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बात कर ले, अगर बंगाल में वर्नाकुलर स्कूल किसने खुलवाया, तो वर्नाकुलर स्कूल लॉर्ड हेस्टिंग ने खुलवाया। अब बात करें, सन 1823 में कौन अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, तो जॉन एडम्स 1823 ईस्वी में अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में जाने, ये 5 सालों तक 1823 से 1828 ईस्वी के बीच रहे। इनके काल में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ। लॉर्ड 1824 किसके समय में हुआ, तो एमहर्स्ट के समय ही हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक चला, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ही हुआ। यान्डबू की संधि कब हुई, तो 1826 में हुई, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ही हुई।
अब बात कर ले नेक्स्ट गवर्नर की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक कब से कब तक रहे, 1828 से 1835 तक के बीच। विलियम बेंटिंक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया, तो 1803 ईस्वी को ये मद्रास का गवर्नर बने। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। कब, 1829 में। यह नियम 17 के द्वारा 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो विलियम बेंटिंक ने लगाया। आगे बात कर ले विलियम बेंटिंक के बारे में, तो विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की, तो 1829 में। पहले भी बता चुके हैं हम। सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुई, तो 1829 में तो समाप्त की गई। मुंबई प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में 1830 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट बात कर ले तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर को अपने में ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। नेक्स्ट बात करें वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया, तो विलियम बेंटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछा जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। ठीक है, आगे बात कर लेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 1834 ईस्वी में कुर्ग और कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया, तो विलियम बेंटिक ने ही मिला लिया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में हुआ ठगों का उन्मूलन। याद रखिएगा, कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट बात कर ले लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय। इनके द्वारा कौन सा प्रशासनिक उपाय किया गया, ये इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सती प्रथा का अंत इन्होंने करवाया, ठगी प्रथा का अंत भी करवाया, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना और सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत करने वाला कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। किसने बाल हत्या एवं नरबली को गैर कानूनी घोषित किया, तो विलियम बेंटिक। ये बहुत अच्छे, आप इनको गवर्नर जनरल मान सकते हैं। इन्होंने भारत से कई सारी कुरीतियों को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट बात करें 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधित प्रस्ताव। शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में हुई, तो विलियम बेंटिक के समय में ही हुए। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति किसने की, तो विलियम बेंटिक ने ही की। इसको आप भारत के बहुत अच्छे गवर्नर जनरल के रूप में भी देख सकते हैं। अब बात कर ले हम लोग लॉर्ड मेटकॉफ के बारे में। ये कब से कब तक रहे, 1835 से 36 तक। इनके काल में क्या हुआ, तो 1835 ईस्वी का प्रेस एक्ट लॉर्ड मेटकॉफ के समय ही पारित हुआ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, समाचार पत्र का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को ही कहा जाता है। ठीक है, इनके काल में यही दो महत्वपूर्ण घटना हुई। नेक्स्ट बात कर ले 1936 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रंजीत सिंह के विरुद्ध, सॉरी 1836 है, इसको सुधार ले, 1836 है, सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी। तो 1836 में दोस्त मोहम्मद ने लॉर्ड ऑकलैंड से सहायता मांगी। ठीक है, किसके विरुद्ध, तो रंजीत सिंह के विरुद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 1842 ईस्वी तक चला, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही ये चला। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर ले तो लॉर्ड एलन बरो के बारे में हम लोग बात कर ले। ये कब से कब तक रहे, 1842 से 44 ईस्वी तक। इसके बारे में सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिकरण किया, तो अगस्त 1843 ईस्वी पर सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने अधिकरण कर लिया, उसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया, लॉर्ड एलन बरो के समय में ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने करवाया, इस समय हुआ, तो
एलन बरो के समय में हुआ। ठीक है, सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था? तो चार्ल्स नेपियर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लॉर्ड एल्बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड एलन बरो। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाला कौन? तो लॉर्ड एलन बरो। अब बात कर ले लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। ये 1844 से 48 4 साल तो इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में हुई महत्वपूर्ण घटना के बारे में जाने तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ही थे। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या एवं नरबली प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया और बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाने का काम लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा किया गया। अब बात कर ले हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1848 से 56 लगभग 8 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में प्रमुख घटना के बारे में हम लोग जानते हैं, अब जानेंगे। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का क्या नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे, अर्ल ऑफ डलहौजी इनका पूरा नाम। ठीक है, जेम्स एंड्रूज रैमजे के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? तो विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित कौन किया? तो डलहौजी। सहायक संधि कौन कर रहा था? तो वेलेजली। और विलय की नीति कौन करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो 17 सबसे पहला शिकार हुआ डलहौजी की विलय नीति का। कब? तो 1848 ईस्वी में। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो 1850 ईस्वी में। ठीक है, बराड़ क्षेत्र का विलय 1853 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स ऑट्रम इस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट थे। किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिकरण किया गया? तो ऑट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे अवध के। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? तो कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध में हो रहे कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट बात करेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस सन में हुआ? तो 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो जब अवध का विलय 1856 ईस्वी को शासन के आधार पर किया गया तब अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे तब। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट इनके द्वारा किया गया काम। तो डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय के बारे में जानते हैं। इन्होंने कितने राज्य को विलय किया? तो 17 का विलय इन्होंने 1848 ईस्वी में कराया। जैतपुर का विलय इन्होंने 1849 में करवाया। संभलपुर का विलय 1849 में हुआ। बघाट का विलय 1850 में हुआ। उदयपुर का विलय कब हुआ? तो 1852 में हुआ। झांसी का विलय कब हुआ? 1853 में। नागपुर का विलय 1854 में। करौली का विलय 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर ले अवध का विलय 1856 में 13 फरवरी 1856 अभी पढ़ाएं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? 17 1848 ईस्वी, संभलपुर 1849 और झांसी 1853। ये कौन था? राजसी राज्य। नेक्स्ट बात कर ले इनके विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थित कालानुक्रम 17, बघाट, उदयपुर और झांसी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी स्वरूप प्रदान किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। हम बात कर ले नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के पश्चात पंजाब का विलय किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी को पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में करवाया। सिक्किम का भारत में विलय 1850 ईस्वी में किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही सिक्किम का विलय 1850 ईस्वी में करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम का भारत में विलय किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया।
लोअर वर्मा पीकू राज का विलय 1852 ईस्वी में किसके समय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। आंग्ल वर्मा युद्ध, सेकेंड आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1852 ईस्वी में हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1852 ईस्वी में। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी जी थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात कर लीजिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो बम्बई एवं थाने के बीच में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई, निर्माण हुआ इसका। बात कर ले किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की गई। इसके बाद बात कर ले भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय पर में तार और रेल सेवा आरंभ हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही तार और रेल सेवा आरंभ हुआ। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुई? तो 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात कर ले भारत में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1854 में ही प्रारंभ हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड डलहौजी के समय डाक खाना एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डाक खाना एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी को। ठीक है, आगे बात कर ले तो डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। उसकी सुधार योजनाएं हैं। भारत का आधुनिक भारत का निर्माता अगर पूछे तो डलहौजी को माना जाता है क्योंकि इन्होंने शैक्षणिक सुधार करवाया, आधुनिक भारत के लिए रेल मार्गों का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत करवाई, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ठीक है, इस कारण इन्हें भारत में आधुनिक भारत का जन्मदाता भी माना जाता है, निर्माता भी माना जाता है। आगे बात कर ले गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू हुआ? तो गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू किया गया कि अगर राजा का अपना पुत्र नहीं होता है तो वह गोद नहीं ले सकता है अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह सिर्फ हिंदू राज्यों के लिए ही लॉर्ड डलहौजी ने लागू करवाया था। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? तो डलहौजी ने की। इसलिए इसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि इसने शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया। स्त्री शिक्षा की आज्ञा भी इसने ही दी, लॉर्ड डलहौजी ने। अब जानते हैं आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर को माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। शिक्षा सुधार हेतु वुड डिस्पेच जो 1854 ईस्वी में आया, किसके समय में आया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया। किसने लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को 3 शब्द विजय, संगठन एवं विकास में बतलाया? सर विलियम विल्सन हंटर ने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए कार्य को 3 शब्दों में बताया। कौन कौन सब? विजय, संगठन और विकास। लिख ले, विजय, संगठन और विकास। ये 3 शब्द जो है ये सर विलियम विल्सन ने, हंटर ने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए बताया। आगे बात कर ले लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा को पुनः शादी करने का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 26 जुलाई 1856 ईस्वी को चालू कराया गया। आगे बात कर ले 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के समय किया गया? तो आप लॉर्ड कैनिंग के समय ही कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कराया गया था। ठीक है, आगे बात कर ले हम लोग भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत का प्रथम
वायसराय भी बना। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले यह गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में से यह भारत का प्रथम वायसराय भी बना। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम कब दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो अभी बताएं, लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया? तो इलाहाबाद में सुनाया। फिर अगली बात कर ले, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को किसने पुनः स्थापित किया? तो 1858 में सामग्री की घोषणा ने। बंद किसने करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसे बंद करवाया गया था कि आप पुत्र ना हो तो आप उत्तराधिकारी के लिए गोद नहीं ले सकते थे। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि दी जाने लगी? तो भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही दिया गया। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? कैनिंग ने ही, कि अगर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल का राजा कोई नहीं बनेगा। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय ही शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, भारतीय शासन अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय आया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया था अधिनियम 1861। किसने बघाट एवं उदयपुर राज्य पुनः वापस कर लिए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फिर पुनः इसे वापस कर लिया गया था। अब बात कर ले हम लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में। ये 1862 से 63 तक 1 साल तक रहे। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में कहाँ हो गई? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया। सर रॉबर्ट नेपियर को 1863 में भारत का कार्यवाहक वायसराय बनाया गया जब लॉर्ड एल्गिन प्रथम का देहांत हो जाता है। सर विलियम डेनिसन 1863 से 64 भी कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। अब आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में 1864 से 69 5 वर्षों तक ये भारत के वायसराय रहे। कौन वायसराय चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा रहा? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जॉन लॉरेंस जुड़े रहे। भूटान का युद्ध 1865 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जॉन लॉरेंस ही भारत के वायसराय थे। कब? तो भूटान युद्ध के समय 1865 ईस्वी में। एक और कथन है इनके काल का, एक और घटना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो जॉन लॉरेंस भारत के वायसराय थे। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। 1869 से 1872 के बीच ये भारत के वायसराय थे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करवाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अर्ल ऑफ मेयो ने करवाई। कब? तो 1871 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो ने केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु एक नई व्यवस्था कब चालू करवाई? तो 1871 ईस्वी में ही। लॉर्ड मेयो जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या गणना की शुरुआत किसने करवाई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो मेयो को ही भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेयो को भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। आगे बात कर ले 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय ने करवाया? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना करवाई गई और कृषि विभाग की भी स्थापना करवाई गई। इसे कृषि विभाग का पिता भी कहा जाता है। भारतीय कृषि विभाग का पिता कौन? तो लॉर्ड मेयो। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करवाई? तो लॉर्ड मेयो ने। इनके द्वारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सब करवाए गए थे।
अब आगे बात कर ले, कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने करवाया? तो कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने ही करवाया। एक और इनके बारे में, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने करवाया? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा ही करवाया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लॉर्ड मेयो के बारे में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करवाई? तो लॉर्ड मेयो ने। सेकेंड क्वेश्चन है कि कृषि विभाग की स्थापना किसने करवाई? तो लॉर्ड मेयो ने। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने करवाई? तो लॉर्ड मेयो ने। और किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो लॉर्ड मेयो को ही देखा जाता है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे, जब वे घूम रहे थे, तो एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया? तो लॉर्ड मेयो की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो घूम रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई। सर जॉन स्ट्रेची 1872 ईस्वी एवं लॉर्ड नेपियर 1872 में एक कार्यवाहक वायसराय बने। आगे बात कर लेते हैं हम लोग लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 1872 से 1876 ईस्वी तक भारत के वायसराय बने। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में लागू हुआ। ब्रह्म मैरिज एक्ट किसके समय लागू हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय लागू हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर किसके समय आए? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के यात्रा पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही आए। अब नेक्स्ट वायसराय के बारे में बात कर ले हम लोग। लॉर्ड लीटन ये 1876 से 1880 के बीच भारत में वायसराय बने। ओवेन मेरीडिथ के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड लीटन को आप ओवेन मेरीडिथ के नाम से भी जानते हैं। 1876 ये भारत के वायसराय बने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला तो लॉर्ड लीटन ही थे। लॉर्ड लीटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष करवाया? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया भव्य दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी में करवाया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को सामग्री को। राज उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई? तो राज उपाधि अधिनियम 1876 को ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1877 ईस्वी ICS की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड लीटन ने ICS के एग्जाम में बैठने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन द्वारा ही लागू किया गया 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो लॉर्ड लीटन के समय 1878 ईस्वी में। आगे बात कर ले किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो यह अधिनियम कब आया? तो 1878 ईस्वी को। नेक्स्ट बात कर ले 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लीटन ने एक अकाल आयोग गठित किया? तो किसके अध्यक्षता में? तो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग लॉर्ड लीटन के द्वारा स्थापित किया गया। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कहते हैं कि यह आकाश से गिरा हुआ वज्रपात है। नेक्स्ट बात कर ले भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में ही लागू हुआ। नेक्स्ट बात कर ले द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के पश्चात कौन सी संधि हुई? तो गंडमक की संधि।
नेक्स्ट बात कर ले लॉर्ड रिपन के बारे में। 1880 से 1884 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय रहे। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू करने वाला कौन? तो लॉर्ड रिपन। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिक करने के लिए कौन सा अधिनियम आया? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी। नेक्स्ट बात कर ले प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय पारित किया गया। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का आरंभ किस समय में हुआ? तो प्रति 10 वर्ष के में जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय हुआ। कब से? तो 1881 ईस्वी से। ठीक है, 1881 ईस्वी से भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना कराया जाए। अब पहली बार जनगणना कौन करवाया? तो लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनसंख्या का गणना करवाया था। प्रथम बार किसने करवाया? तो लॉर्ड मेयो ने। और प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का आरंभ किसने करवाया? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन सब थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ऑकलैंड, रिपन, बेंटिक तथा लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले अपन लोग भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसने सशक्त बनाया? तो लॉर्ड रिपन ने ही सशक्त बनाया। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासन के काल में ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है, इससे संबंधित था इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट बात कर ले किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? तो श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। किसके खिलाफ हुआ? तो इल्बर्ट बिल के खिलाफ हुआ। नेक्स्ट बात कर ले ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी था? तो NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में आगे थे। नेक्स्ट बात कर ले किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढलालोह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकता? तो ढलालोह नौकरशाही की बात किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। किस वायसराय के समय बंगाल में नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में है बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया। आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें। यह कथन किसका था? तो आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं मेरे कार्यों से समझने का प्रयत्न करें, यह कथन लॉर्ड रिपन का था। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत का स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु कहा? तो भारत का मुक्तिदाता और भारत में स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु लॉर्ड रिपन के बारे में किसने कहा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था। तो यह कथन किसका था? तो मदन मोहन मालवीय रिपन को सबसे ज़्यादा महान एवं लोकप्रिय मानते हैं। किसने सिविल सेवा में अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः लॉर्ड 21 कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 फिर पुनः कर दिया। आगे बात कर ले हम लोग लॉर्ड डफरिन के बारे में। ये कब से कब तक शासन वायसराय रहे? तो 1884 से 1888 के बीच। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की हुआ। 1885 ईस्वी का बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय हुआ? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के समय हुआ। कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध और वर्मा का विलय किया गया लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1885 से 86 के बीच।
नेक्स्ट बात कर ले पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के समय ही बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। आगे बात कर ले हम लोग लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में बात कर ले, तो लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत किसके कार्यकाल में आया, तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए। 1991 का कारखाना अधिनियम किसके समय आया, तो लैंसडाउन के समय ही आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन थे, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ही थे। आगे बात कर लिया जाए भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना किनके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1893 ईस्वी को भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए डुरंड आयोग का स्थापना किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1893 सम्मति आयु अधिनियम किसके समय हुआ, लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू किया गया 1893। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल को। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो 1894 से 1899 तक रहे, इनके कार्यकाल का प्रमुख चीज़ है चित्राल विद्रोह। प्रमुख तथ्य है चित्राल विद्रोह। हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र किसके समय हुआ था, तो हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र लॉर्ड एल्गिन के समय में यह घटना घटित हुआ था, चित्राल विद्रोह। अब लॉर्ड कर्जन के समय हुए गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। 1893 से 1905 ईस्वी तक यह भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्षों तक था, तो 7 वर्षों तक यह भारत के वायसराय बने रहे। कब से कब तक, तो 1899 से 1905 ईस्वी तक। भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी किसके समय पारित हुआ, तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय ही पारित हुआ। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना 1901 ईस्वी में किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। किस लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया? सर जॉन मार्शल को 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। आगे बात कर ले प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून का क्या उद्देश्य था, तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था, तो यंग हस्बैंड मिशन लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था, तो तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। तो यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया, तो तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। नेक्स्ट बात कर ले, ये बुक है महत्वपूर्ण बुक, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईस्ट। किसने नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट के लेखक थे। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित किया, तो लॉर्ड कर्जन ने एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग को स्थापित किया। नेक्स्ट बात कर ले पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्य क्रामन अधिनियम 1901 ईस्वी किसने बनाया था, लॉर्ड कर्जन। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग को गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू करवाई, तो लॉर्ड कर्जन ने कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में करवाया था।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया? तो सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 ईस्वी को बनाया। कर्जन के समय 1905 ईस्वी में कहाँ कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया पूसा, बिहार में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग को गठित किया? तो एंटनी मैकडोनेल के अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, सर लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया। तो एक निदेशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग सीआईडी की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने सीआईडी की स्थापना केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीआईडी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ, किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? तो रेलवे में सुधार करने के लिए भारत कौन आए? तो रॉबर्टसन भारत आए, मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन भारत आए। ठीक है। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किया। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने किया? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना किया लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? तो 1905 में। भारत में पहला रेल किस द्वारा चला गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहला रेलवे चलाया गया। और रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ 1905 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रॉबर्टसन। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग की सभापति कौन थे? तो टॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग के सभापति। 1902 ईस्वी के विश्वविद्यालय में कौन एक भारतीय शामिल थे? तो गुरुदास बनर्जी भारतीय थे वो, जो विश्वविद्यालय आयोग में शामिल थे। नेक्स्ट बात कर ले, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट बात करें, वह कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जो 1885 ईस्वी के बाद बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा था? लॉर्ड कर्जन संदेह करने लगा था। नेक्स्ट बात करें, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की थी? मतलब भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे। नेक्स्ट बात कर ले, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस की समाप्ति ही उसका लक्ष्य है। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सेक्रेटरी को यह बातें उसने कहा। नेक्स्ट बात कर ले, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, अर्थात समाप्त कर दूँ। लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में मद्रास गवर्नर को ये बातें कही। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो फूट डालो और राज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा चलाई गई। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रूमफील्ड फुल्लर। बंगाल विभाजन के बाद जो 1905 ईस्वी में हुआ, उसके बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रूमफील्ड फुल्लर थे। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य कौन था? तो 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन। बात कर ले, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दिया गया। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। ठीक है। अब बात कर ले हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के बारे में।
1905 से 1910 ईस्वी इनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान ले। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमान को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो मुसलमानों को जिताने तथा कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने यह व्यवस्था की। कब? तो नवंबर 1905 ईस्वी। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने गए थे? तो आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे शिमला में। नेक्स्ट बात करें, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी किसके समय पारित हुआ? तो लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ। आगे बात कर ले हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया 1911 ईस्वी। 1900 ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया हुआ राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ। किसके समय हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। नेक्स्ट बात कर ले किस वायसराय पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे भारत के गवर्नर जनरल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी के समय भारत के समय किसे प्रथम कुलपति बनाया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के समय कुलपति बनाया गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में अब बात करेंगे हम लोग। ये कब से कब थे? 1916 से 1921 के बीच लॉर्ड चैम्सफोर्ड आए। इनके समय हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो होम रूल लीग की जब स्थापना हुआ तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, अर्थात वायसराय थे। नेक्स्ट बात कर लेंगे शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किसने किया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने सैडलर आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय SP सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। SP सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया? तो SP सिन्हा को गवर्नर बनाया गया बिहार का। नेक्स्ट बात कर ले लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 नियुक्त किया? तो रॉलेट कमेटी जो बनाया गया सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो 1919 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के समय किसके समय आया? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। अब बात कर ले हम लोग लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक यह भारत के वायसराय रहे। यह एकमात्र यहूदी वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 वापस ले लिया गया? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में रॉलेट एक्ट 1919 मतलब वापस ले लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 ईस्वी में भारत में हुआ? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 ईस्वी में भारत में हुआ लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात कर लें द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 ईस्वी में मूडी मैन कमेटी का गठन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में ही यह हुआ।
नेक्स्ट बात कर ले हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में। यह भारत में 1926 से 1931 तक रहे। इनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण घटना साइमन कमीशन के गठन 1927 ईस्वी तथा भारत आगमन 1928 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल था जब साइमन कमीशन का गठन हुआ। नेक्स्ट बात कर लें देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति। हार्टोंग बटलर समिति 1927 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ की नियुक्ति। हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही हुआ। आगे बात कर ले कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति। रॉयल कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसके द्वारा दीपावली घोषणा करवाया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 ईस्वी में। गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की? तो धनबाद, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो लॉर्ड विलिंगटन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 किसके समय भारत में प्रस्तावित हुआ? तो भारत में सांप्रदायिक घोषणा पत्र लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही प्रस्तावित हुआ 1932 ईस्वी में। सांप्रदायिक घोषणा को लागू करने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा को कब भारत से पृथक कर दिया गया? तो वर्मा को भारत से कब हटा दिया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में संपन्न हुआ? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के बारे में। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी तक भारत में रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? तो सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का ही था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात कर ले क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन? तो यही लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। अब बात कर ले हम लोग लॉर्ड बेवेल के बारे में। 1944 से 1947 ईस्वी तक यह भारत में के गवर्नर जनरल वायसराय में रहे। बात कर ले CR फार्मूला का प्रस्तुत किया गया? तो 1944 ईस्वी को। बेवेल योजना का प्रस्तुत किया गया? तो बेवेल योजना 4 जून 1945 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेवेल योजना के बारे में कब प्रस्तुत हुआ? तो 4 जून 1945 को। नेक्स्ट बात कर ले लॉर्ड बेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट बात कर ले मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड बेवेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 1946 किसके कार्यकाल में आया? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन भारत आए। अब बात कर ले लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। 3 जून योजना कब प्रस्तुत हुआ? तो 1947 ईस्वी में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटेन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? तो रेड क्लिफ आयोग का गठन आप लोग जानते हो सीमा निर्धारण के लिए किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटेन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। बात कर ले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
1948 से 1950 ईस्वी तक भारत के ये गवर्नर जनरल हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में जानेंगे। ये 1948 से 1950 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो सी राजगोपालाचारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात कर ले, भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल बन रहे हैं। अब कुछ तथ्य के बारे में जान लेंगे। जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन से हुए? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉर्ज बार्लो, अर्ल ऑफ मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड एमहर्स्ट एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। इनका कार्यकाल, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 85, कॉर्नवालिस का कार्यकाल 86 से 93, जनसौर का कार्यकाल 1793 से 98, बेलेजेली का कार्यकाल 1798 से 1805, सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807, अर्ल ऑफ मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813, हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823, लॉर्ड हैमर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1833 ईस्वी। भारत के गवर्नर जनरल कौन से हुए? 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, सर हेनरी हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858। भारत में जो वायसराय बने तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। एल्गिन प्रथम का कार्यकाल 1862 से 1863, लॉर्ड जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 69, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से 1880, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच में रहा। लैंसडाउन का कार्यकाल 1828 से 1894 ईस्वी तक, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय 1905 से 10 ईस्वी तक बने रहे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के बीच बने रहे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी के बीच में बने रहे, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक के बीच में बने रहे, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच भारत के वायसराय रहे, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी के बीच, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1936 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 36 से 44 तक रहे, सॉरी आप इसमें 1936 से 1944 ईस्वी तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल रहा। आगे की बात कर लेंगे भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कौन रहे। तो 1935 से लॉर्ड लिनलिथगो, फिर से 1936 से 44 में यह गवर्नर जनरल हो गए। लॉर्ड वेवल 1944 से 47 और लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बीच में भारत और क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में रहे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन सा हुए? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए आपको 1947 से 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी 1948 से 25 जनवरी 1950 ईस्वी के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब बात कर लें हम लोग गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर द्वारा किया गया प्रमुख कार्य। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किसके काल में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो वारेन हेस्टिंग के समय। सुरक्षा संकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग के समय। रिंग फेंस की नीति
वारन हेस्टिंग के समय, अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी विधि कार्नवालिस के समय, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजिली से संबंधित है, पेशवाई का अंत किसने किया तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, पिंडारियों का दमन किसने किया तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी, सती प्रथा का अंत। आगे बात कर लेते हैं अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाया गया तो विलियम बेंटिक के द्वारा, सामाजिक सुधार, भारत में सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, ठगों का दमन किसने किया तो कैप्टन सिलीमेन ने किया, प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया तो चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया, सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो ने किया, दास प्रथा का अंत किसने किया तो लॉर्ड एलन बरो ने किया, राज अपहरण की नीति हड़प नीति किसने किया तो लॉर्ड डलहौजी ने किया, व्यापगत का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया, चूक सिद्धांत या राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ड्रैक्सिन ऑफ लेफ्स लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलय किसने करवाया तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में हुआ तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ, चतुराई निष्क्रिय बात हो गया, चतुराई निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन, अग्र फॉरवर्ड नीति किसने लाया तो लॉर्ड रिपन ने लाया, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, प्रथम कारखाना अधिनियम किससे जुड़ा है तो लॉर्ड रिपन से जुड़ा है, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, वर्मा का विलय कब हुआ तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुआ तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय, दिल्ली दरबार कब आया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, प्रांतों में द्वैत शासन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।